हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं के विज्ञान का पहला पाठ्यक्रम। हम विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। हम देखते हैं कक्षा 7वीं विज्ञान के पाठ्य पुस्तक है। ये एनसीईआरटी द्वारा प्रमाणित है। सभी राज्य की जो भी किताबें हैं वो इसी बुक में से बनती हैं। सभी लेसन समान होते हैं। कुछ राज्यों के कुछ बच्चों के आते हैं कमेंट्स पढ़े हैं कि हमारे पास कुछ और बुक्स है, पर ये सभी बुक्स में यही दिया हुआ, आप एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं देखते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है, पहला पाठ है, पहले पाठ का नाम है पादपों में पोषण। पादप क्या होते हैं, उसमें पोषण किस प्रकार होता है। पादपों में पोषण कक्षा कक्षा 6 में हम आप पढ़ चुके हैं, हम सभी पढ़े थे। हमने पढ़ा है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें पता है, हम भी भोजन करते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। लिखा है ना इसमें, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी संजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। यानी ये सभी चीजें भोजन में पाई जाती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूध, फल, सब्जी सभी में डाला पाया जाता है। प्रोटीन दूध में सबसे अधिक पाया जाता है। वसा तेल में सबसे अधिक पाई जाती है। विटामिन फलों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एवं खनिज जो हमारे लौह पदार्थ हैं, ये सभी फल फ्रूट्स वगैरह में, फल सब्जियों में पाए जाते हैं। ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये हमने बोला है आवश्यक है। और इनसे हमें क्या मिलती है, इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। ठीक है, ये सभी कौन से घटक हैं, हमारे शरीर के आवश्यक घटक हैं। हमने पढ़ लिया पादपों में पोषण, ये हमारे शरीर की बात होगी। हमें पोषक पता चल गए कि जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमें पता है, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमने पढ़ लिया। पादप, पादप का जो एक पर्यायवाची शब्द है, पादप को हम पौधे भी बोल सकते हैं। पादप माने थे पौधे ही होते हैं। स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। हमें पता है, हम तो पेड़ पौधों को कोई भोजन नहीं देते, पेड़ पौधे स्वयं ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पता है, मनुष्य कोई भी अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकता। मनुष्य से केवल उगा सकता है, और बनाते कौन है, पौधे बनाते हैं, वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हमें ये भी पता है कि वो जो अपना पादप है, पादपों का आहार ग्रहण करने के लिए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव अतः अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। यानी प्रत्यक्ष मतलब सामने से, या जैसे हमारे परोक्ष मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे गाय भैंस है, गाय भैंस से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन या दूध मिलता है। दूध, गाय क्या खाती है, गाय चारा खाती है, चारे से क्या बनता है, दूध बनता है। तो इसीलिए हम उनसे भी क्या हुआ, परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहे। ठीक है, अब हमने ये इसके बारे में जाना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस जो हमारी किताब है, इसमें क्या रहेगा, भूजो और पहेली। भूजो एक युवक है और इसकी बहन है, वो है पहेली। ये दोनों हमें जगह जगह पर हमारे प्रश्न पूछते हैं, जो हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। उन सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। कैसे पूछा है, भूजो पूछ रहा है, भूजो जानना चाहता है, भूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पूजो को पता नहीं है, पूजा पूछना चाह रहा है कि पादप भोजन बनाते हैं, परंतु कैसे बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि, पादपों में पोषण होता है, जब भी तो ऊर्जा होती है, तभी तो वो भोजन बनाते होंगे, पर बनाते कैसे हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, पादप भी तो जीव होते हैं ना, संजीव होते हैं, जो बढ़ते हैं, जो वृद्धि करते हैं, छोटा पेड़ा, छोटा पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनता है। जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। इनको हमें पता है कि पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी होता है, जल। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो उसको जरूरत होती है जिसकी, और वो ऑक्सीजन, हमें पता है वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। भोजन बना सकते किस प्रकार पूछा था, हमें पता चल गया किस प्रकार बनाते हैं। ये सभी पदार्थ अपने परिवेश
वे उपलब्ध होते हैं। ये सभी उनके पास, ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में, वो सभी अपने इन पदार्थों को इकट्ठा करके रखते हैं। पोषक पदार्थ संजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी कि जब भी उनके शरीर में कोई वृद्धि करनी है, जैसे उनके शरीर की बढ़ोतरी करनी है, पौधे से वृक्ष बनना है, जब कोई क्षतिग्रस्त भाग, जब कोई पौधे की कोई भाग टूट जाता है, तो उसके रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, पोषक हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा से हमारे क्या होते हैं, शरीर की जो हमारी कमियां हैं वो दूर होती हैं, तथा विभिन्न जैविक प्रकर्मों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, यानी हमें शक्ति देते हैं कार्य करने की। संजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। संजीवों तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, और इसे उपयोग करने की विधि को पोषण मिलता है। ठीक है, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वयं पोषण कहते हैं। जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार हम जानते हैं कि जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वयं पोषण कहते हैं। जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषण होते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वयंपोषी पादप कहते हैं। ठीक है, ऐसे पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे जंतु और मनुष्य है जो, वो किसका भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पादप जो भोजन बनाते हैं, हम उनसे बना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसलिए हम विषमपोषी हो गए। हम भोजन अपना उगाते हैं, बनाते कौन है, पेड़ पौधे बनाते हैं, इसलिए हम विषमपोषी हो गए। पहेली जानना चाहती है, मैंने बताया था ना कि भुजों की बहन है पहेली। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब इससे हमें एक प्रश्न हल हो गया कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं को बनाते हैं, परंतु वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार पादप अपना भोजन बनाते हैं, मनुष्य क्यों नहीं बना सकते। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है, यानी पादप कहाँ से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब हम जान सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादपों के सभी भागों से निर्मित होता है, वो मुझे जानना चाहती है पहली। क्या भोजन, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या वो सभी जगह से अपना भोजन बना सकते हैं, अथवा केवल कुछ विशेष जगह से या कुछ विशेष भागों से। पेड़ के बहुत ज्यादा भाग होते हैं पादपों के, जैसे वृक्ष, तना, जड़, पेड़ पौधे, पत्तियां और टहनियां, बहुत सारे भाग होते हैं। पादप अपना परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी वो भोजन कैसे लेते हैं। वो हिल तो सकते नहीं है, पर वो भोजन कैसे लेते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण कैसे करते हैं, जहां वो भोजन बनाते हैं वहां तक वो भोजन को कैसे ले जाते हैं। ठीक है, अब हमें इस भाग का सारे का उत्तर देना है, सभी भाग का उत्तर देना है। अब हमारे पास प्रक्रिया आती है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जो पादपों में खाद्य संश्लेषण को, जो पादपों में भोजन बनाने की स्थिति को, भोजन बनाने के प्रक्रम को, यानी जो भोजन बनाने का चक्र है, जहाँ से भोजन उनके तने से, जड़े से जहाँ तक भोजन बनता है वहां तक पहुंचाने के लिए प्रकाश संश्लेषण एक विधि कार्य करती है। ठीक है, पत्तियां पादप का खाद्य फैक्टर, यानी हमें पता चल गया कि भोजन कहाँ पे, कौन से भाग में बनता है, वृक्ष के पत्तियों से भोजन बनता है, पादपों की पत्तियों से भोजन बनता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए, ठीक है, किए जाते हैं। अब भूजो एक और प्रश्न पूछ रहा है, हमें पता चल गया कि कौन से भाग से बनते हैं। भूजो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती किस प्रकार पहुंचते हैं। हमने उत्तर पढ़ लिया कि जाते हैं, हमने उत्तर पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, जो उनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनमें से
कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दूसरे पेज पे दिया हुआ है कोशिकाएं। हमने देखा है कि पेड़ों की पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतों ईंटों से बनी होती हैं, जो भी इमारतें होती हैं, जैसे हमारे घर है, घर हमारे किस चीज से बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं। इस प्रकार जैसे घर ईंटों से बनता है, इमारतें ईंटों से बनती हैं, उसी प्रकार संजीवों का शरीर, जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है, वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, यानी छोटे छोटे भागों से बनता है, किसी छोटे छोटे भागों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है, जिसे हम कोशिका कहलाते हैं। जैसे हमने देखा ना कि एक एक ईंट से ही घर बनता है ना, ऐसा नहीं है एक ईंट से पूरा घर बन जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर सूक्ष्म इकाइयों से, छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। ठीक है, हर भाग हमारा छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी, एक सूक्ष्मदर्शी होता है जो है सूक्ष्म जो जीवों होते हैं, सूक्ष्म चीजें होती हैं, उन्हें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो मात्र छोटी सी एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली भारी संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब हम कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य और केंद्रक पढ़ लेते हैं। झिल्ली क्या होती है, जो बाहरी भाग होता है। ये हमारे पास एक कोशिका दी हुई है, एक उसका चित्र दिया हुआ है, जो कोशिका का ये बाहरी भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं हम इसे, कोशिका झिल्ली। और जो बीच का भाग होता है, बीच का भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोला जाता है। केंद्र बीच में होता है ना, जब भी हम कोई त्रिभुज कोई कुछ भी बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसका केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है। और जो बीच में एक जेलीनुमा पदार्थ भरा होता है, इसके बीच में एक जेलीनुमा पदार्थ बना होता है, जिसे हम द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ। ठीक है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कौन सी होती है, बाहर का हिस्सा, बीच के जो जेलीनुमा पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और जो बीच में एक छोटा सा केंद्रक होता है, उसे हम केंद्रक बोला जाता है, केंद्र को केंद्रक। इसे केंद्र में स्थित एक सुपुष्ट संरचना भी कहते हैं, ये लाइन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो केंद्रक कहलाती है, एक सुपुष्ट, यानी हम एक इसको उदाहरण से हम कर सकते हैं। जब एक अंडा होता है, अंडा अंडा के अंदर भी एक कोशिका होती है, अंडा एक कोशिका बना होता है। अंडा का जो बाहरी सतह होता है उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो उसके अंदर एक पीला पदार्थ होता है उसे हम केंद्रक बोलते हैं, और जो उसमें जेल नुमा पदार्थ होता है उसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसका उदाहरण अंडा बिल्कुल सही है, अंडा हम सबने देखा है कैसा होता है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है, एक जेली का पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे आगे की ओर पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी पाइपों के समान होते हैं, छोटी छोटी नालियां होती हैं, जो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी जो हमारे वस्तु, खनिज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी पदार्थों को वृक्षों के तनों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक हमें अगली लाइन दिया हुआ है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं क्या होती हैं, छोटी छोटी नाली जो रंध्र होते हैं। ठीक है, ये वाहिकाएं नली के समान होती है, पाइप छोटी छोटी नलियों के समान होती है, तथा जड़ तना शाखाएं पत्तियों तक फैली होती है। ठीक है, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। सतत मार्ग का मतलब होता है एक सीधा मार्ग, सीधा मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। पादपों में परिवहन, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, वो हम अगले हमारा अध्याय 11 आएगा, उसमें हम 11 अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे पहेली जानना चाहती है, फिर पहेली का उत्तर देना है हमें। पहेली जानना चाहती है कि पतियों में ऐसा क्या विशेषता है कि वे, पतियों में ऐसी क्या विशेषता है, क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। उसने जो पहली ने पूछा है कि केवल पत्तियां ही ऐसी क्यों हैं कि जो एक खाद्य पदार्थ बना सकती है, पौधों के तो काफी भाग होते हैं, परंतु पत्तियां ही क्यों। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, पता है, ज्यादातर
वृक्षों की पत्तियां हरी होती हैं, तो उसमें एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये देखा, मेरे को उत्तर मिल गया कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम हरे वर्णक को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जो पत्तियां होती हैं उसकी जो सौर प्रकाश की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, में खाद्य संश्लेषण में होता है। उसको खाद्य संश्लेषण यानी उसको खाद्य बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि खाद्य पदार्थ, खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो खाद्य पदार्थ हमारे बनाए जाते हैं, जो पादपों द्वारा बनाए जाते हैं, वो किसको बनाता है? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, हमने देखा कि जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस प्रकार इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपम में खाद्य के रूप में संचित होती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी जो भी जीव होते हैं वो उनके लिए सूर्य ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? खाद्य पदार्थ हमें उपलब्ध नहीं होंगे और सभी जीव मर जाएंगे। ठीक है, सभी जीव नहीं, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, बिना प्रकाश संश्लेषण विधि के, बिना अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो भोजन नहीं प्राप्त करेंगे, और वो भोजन नहीं बना सकेंगे, खाद्य संश्लेषण नहीं कर सकेंगे, तो हम कहाँ से भोजन ग्रहण करेंगे? न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर होता है। हमें पता है प्रत्यक्ष क्या होता है? सीधा, यानी हम जब गेहूं, चावल इत्यादि का भोजन ग्रहण करते हैं, फल सब्जी का, और परोक्ष रूप से यानी जब दूध कौन बनाता है? गाय या भैंस बनाती है। गाय या भैंस क्या खाती है? हरा चारा खाती है। हरा चारा कहाँ से आता है? वृक्षों से आता है, पादपों से आता है। अगर पादप नहीं होंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा, इसलिए परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। जो ऑक्सीजन होती है, कौन सी ऑक्सीजन होती है? परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा और कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। बस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती का क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन हाइड्रेट्स का संश्लेषण करती है। संश्लेषण मतलब इकट्ठा करती है, मतलब बनाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, जो पत्ती में हरे रंग का वर्णक होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन सभी पदार्थों को इकट्ठा करती है और इनसे क्या करती है? खाद्य यानी भोजन बनाती है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे एक चित्र बनाया हुआ है, हमें चित्र के बारे में जानना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, अगर जल हम उसमें जमा करते हैं तो, और सूर्य का प्रकाश यानी जो क्लोरोफिल होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें भोजन के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें पढ़ा है कि हम मनुष्य के शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, ये खाद्य संश्लेषण। ठीक है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो। मंड मतलब जो उसमें स्टार्च बनता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। हमें इस चित्र में दिखाया गया है कि पत्ती कैसी होती है और पत्ती के अंदर क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है।
ठीक है। और इसमें एक ये द्वार कोशिका है जहाँ से हमारी कोशिकाएं बहुत सी इकट्ठी होती हैं, और ये छोटे छोटे रंध्र दिखाए गए हैं, और ये हरे रंग का क्लोरोफिल दिखाया गया है। पत्ती की काटी, यानी जब हम पत्ती को काट देते हैं तो उसका ये भाग दिखता है हमें। ठीक है, पत्ती का ये भाग हमें दिखता है। रंध्री द्वार का मतलब क्या होता है, जहाँ से हमारा छोटे छोटे छिद्र। अब हम आगे देखते हैं, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति। जो पत्ती होती है उसके अंदर जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, मंड एक स्टार्च का ही भाग है, की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण विधि है वो उसका पूरा होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। जो स्टार्च होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी जो हमारे लिए उपयोगी है। पत्ती में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस रंग का होता है, हरे रंग के जो वर्णक होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यानी वो कहाँ पे पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। जल और खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, जो पादपों का ऊर्जा का स्रोत है वो कैसे पहुंचता है, वाहिकाओं द्वारा। कैसे पहुंचता है, छोटी छोटी वाहिकाओं द्वारा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ था हमारा, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र, यानी उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जो पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, अब ना हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे एक बूझो एक पहेली पूछ रहा है। बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरे लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वो पूछना चाह रहा है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने और हरे शाखाओं, जैसे कि पूछा है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग जैसे कि हरे तने, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल शह को कम करने के लिए पत्तियां शल्क एवं शूल रूप हो जाती हैं, तथा इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यानी जो भी हरा वर्णक होता है, जो भी हरे जो भी पत्तियों के अलावा जो भी वृक्ष का हरा भाग होता है, उन सब में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। उनकी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप वन, बिंदु वन। क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। इसके बारे में क्या पूछा गया है, एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक हमने क्रियाकलाप करना है, हमें इसका उदाहरण देखना है कि क्या होता है। एक को अंधकार में अथवा एक को काले बक्से में रखिए। अंधकार मतलब अंधेरे कमरे में रखना है या अंधेरे, और दूसरे को काले बक्से में रखना है। में 72 घंटे के लिए रखिए, यानी दोनों को एक 3 दिन के लिए, 3 दिन 72 घंटे का समय होता है, 3 दिन रखिए, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। यानी एक को हम अंदर रख देंगे और दूसरे को हम बाहर रख देंगे। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए। आयोडीन का परीक्षण भी कि पौधों में कितना आयोडीन पाया जाता है, कीजिए। जैसा आप कक्षा 6 में किया था, कि हमने आयोडीन का परीक्षण कैसे किया था, हमने कक्षा 6 में पढ़ा है कि हमने आयोडीन कैसे, एक बार हमने नमक की पानी में लिया था, आयोडीन का परीक्षण किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए, जो हम कर रहे हैं उसे हम लिखते रहे। अब उस गमले को जिसे अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। जो अंधकार में रखा था, जो 3 दिन के लिए काले बक्से में रखा था, उसे हम सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, तथा पुनः इतनी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। जो आपने परीक्षण किया उसको अपनी किताब में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त, जो हमने हरी पत्तियां हमारी के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अब हमने पूछा था ना कि पत्तियों में, सभी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में, सभी पत्तियों में, सभी प्रकार की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे एवं अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का पच्छादन कर देते हैं। यानी कि उसके अंदर जो भी हरे रंग की जरूरत होती है वो लाल और भूरे रंग और अन्य वर्णक उसे पूरा कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, यानी उसे अपने अंदर समा लेते हैं। ठीक है, वो बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, सॉरी इस बात के लिए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने देखा है, आपने
आगे थोड़ा सा पैरा बचा है आज के लिए। आपने गीली दीवारों पर तालाब और ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। यानी जब हम देखते हैं कि जब कोई तालाब होता है तो उसमें काई आवश्यक लग जाती है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। यानी काई को हम शैवाल भी कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और यहाँ तक हमने किया है। हमने 2 पेज पढ़े हैं। हमने आज पढ़ा है पादपों के पोषण के पोषक कौन कौन से हमारे पादपों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपकी वीडियो के नीचे एक छोटा सा लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल रंग का। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको जो भी अगले आने वाली वीडियोस हैं, जो हम वीडियोस को अपडेट करेंगे, वो आपको हाथ के हाथ पता चलता रहेगा। और आप अपना कोई भी एक भी, मेरे हिसाब से आप एक भी क्लास को मिस ना करें, तो आपको हम अच्छी तरह आपका 7th क्लास का जो भी सिलेबस है आपका साइंस का विज्ञान का, वो आपका अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। अभी कुछ परिस्थितियों के चलते अभी आपका स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद है। तो आप घर पर ही बैठकर इन वीडियोस के द्वारा, जो हम वीडियो बना रहे हैं, उन वीडियो के द्वारा आप घर पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये समय अपना थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं तो आपको परीक्षाओं में बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। तो कृपया अपना इस समय को उपयोग करें, और घर में बैठकर ही, ठीक है, इस जो हम वीडियोस बना रहे हैं उन्हें देखते रहिए, और अपनी किताब से इन सबको अपनी नोटबुक पे, कॉपी पे लिखते रहिए। लिखने से आपको जल्द ही अवश्य ही याद हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।